आज के प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हमारे दो मौज़ूआत हैं। 26 MPs पंजाब के डी सीट होने वाले हैं और स्पीकर साहब कमिटेड हैं। अब इनको डी सीट करके स्पीकर साहब फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते हैं, ये एक इशू है जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। और साथ ही वफाकी हुकूमत ने फाटा के लिए एक कमेटी बनाई है और आज उसका पहला इजलास था और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब इस रिजेक्शन के बाद इस कमेटी की हैसियत क्या है, ये भी पहले हिस्से में डिस्कस होगा। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रूस ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया। रूस पहला मुल्क है जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम किया है। अब इस पूरे खित्ते पे उसके क्या असरात होंगे, ये दूसरा हिस्सा होगा जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलक अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, और इनके 26 कोलीग्स जो हैं वो डी सीट होने वाले हैं। इनसे सारी तफसीलात पूछेंगे। और इनके साथ इख्तियार वली खान साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामन हैं। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एजाज चौधरी साहब होंगे, साबिक सफीर है। सबसे पहले मलक साहब की तरफ जाते हैं। मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ फरमाइएगा कि स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि बड़े कमिटेड हैं और वो अगर डी सीट करवा देते हैं आपके 26 अरकान को तो ज़ाहिर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा पार्टी के अंदर भी और पंजाब असम्बली के अंदर भी। उसके बाद आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जैसा असल बात यह है कि डी सीट होना या डिस्क्वालिफिकेशन ये एक मामूल का मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में एक ये चीजें हैं, लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं। पहली बात देखिए, बात यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन के एक 62-63 में वाजे दिया हुआ है कि अगर पार्लिमानी लीडर अब डिफेक्शन क्लास वो लगती है कि पार्लिमानी लीडर स्पीकर को लिखे कि मेरा मेंबर चीफ मिनिस्टर को जिसको हमने नामजद किया उसको वोट नहीं दिया, या फाइनेंस बिल पे चीफ मिनिस्टर ने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। एक चीज तो आ गई ये। अब अगर नारेबाजी पे या बकौल स्पीकर साहब हुल्लड़बाजी पे या एहतजाज पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन होनी शुरू हो गई तो मेरे ख्याल में एक टाइम आएगा कि असेंबली में कोई बंदा नहीं बचेगा। वो वजह यह है सर कि सस्पेंशन और चीज है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मौजूद है और स्पीकर साहब खुद एक लॉ नोइंग आदमी है। और मुझे नहीं, अब मैं क्या कहूं कि वो क्यों इस किस्म की ये कर रहे हैं कि पूरी असेंबली की ऐसी विंडो खोल के तमाम मेंबरान, और पंजाब असेंबली में सिर्फ अपोजिशन के मेंबर नहीं, टेरी बेंचेस के मेंबर्स भी इनस्क्वायर फील कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इस तरह तो कोई बंदा उठ के किसी के खिलाफ एक सिविल जज को एप्लीकेशन दे के तो डिस्क्वालिफिकेशन लेके आ जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन होती है सर जब बंदा ओथ ले लेता है, तो उन बंदों की तो हो सकती है जिनकी उजरदारियां। लेकिन सर आज स्पीकर साहब ने 63A का हवाला दिया है कि 63A के तहत आप डी सीट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर गलत बयानी पे फारग हो सकता है तो हुल्लड़बाजी के ऊपर, कुर्सियां तोड़ने पे, माइक तोड़ने पे और पूरा जो ईवान है उसको यरगमाल बनाने पे क्यों नहीं जो अरकान है उसको डी सीट किया जा सकता। तो सवाल उन्होंने उठाया, फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करना। देखिए, गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर की वो बात करते हैं वो एनवायरनमेंट और है। ये असेंबली की एक असेंबली का इजलास प्रोसीड हुआ है। अगर वो एक जिद पे हैं, अपने जाती अना पे हैं, तो वो तो उसके देखे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको भी भुगतने पड़ेंगे। और क्योंकि हमने भी फिर रेफरेंस में जाना है, मेरा उस तरफ जाने का हरगिज मकसद नहीं है कि हम उस तरफ पहले उसको हम ये करें कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। एक विंडो खोली जा रही है, स्पीकर का एक अख्तियार है सस्पेंशन का। रह गई बात कि माइक टूटे हैं या कुर्सियां टूटी हैं, ये वो हमने स्पीकर साहब को ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरे सारा मुहैया करें। उधर तो कुछ चीज टूटी नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं? यानी ये बात अगर आप खुद देखें, मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, उधर कोई माइक कोई कुर्सी नहीं टूटी। और उससे 2 दिन पहले जब मैंने स्पीच की लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, तो मेरी 3.5 घंटे की स्पीच थी और उस दौरान हुल्लड़बाजी पूरी हुकूमती साइड करती रही। देखिए, ये जहां तो ये चीजें इनके दौर में जब शुरू हुई उस वक्त तो पीटीआई थी ही नहीं जब उस पार्टी और इनकी ये चीजें शुरू हुई। जब गो बाबा गो से काम शुरू हुआ तो मैं उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका था। तो मैं ये समझता हूं कि एक्चुअली
पीटीआई की बात नहीं है। हम तो देखें बैठे हैं, हम तो तमाम तरफ फस्ताइयत, तमाम तरफ जुल्म के बावजूद असेंबली के अंदर बैठे हैं। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि असेंबली के मेंबरान के हाथ पांव बांध के सड़क पे फेंक रहे हैं स्पीकर साहब कि जो आए कल को सदा। आप साथ रहिएगा, मैं अख्तियार वली साहब को शामिल करूंगा। मलिक साहब आपकी तरफ दोबारा आना है मैंने। अख्तियार साहब ये फरमाइएगा सर, ये असेंबली के अंदर भी अगर बंदा आवाज नहीं उठा सकता, वहां पे अगर एहतजाज नहीं कर सकता और स्पीकर साहब सिर्फ एहतजाज के ऊपर डी सीट कर देंगे और वो भी 26 अरकान को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो फिर असेंबलियों के अंदर भी मार्शल लॉ लगाना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। मेरे भाई मलिक अहमद खान बच्चर साहब ने कितने मुहज्जब अंदाज में बात की। नहीं है ही मुहज्जब बात, वही कह रहा हूँ ना, कितने मुहज्जब अंदाज में बात की, कितना अच्छा लगा मुझे। मैं इनका नाकिद हूं, मैं इनके अपोजिशन में हूं, मुझे इनका अंदाज अच्छा लगा। लेकिन क्या इस लहजे पर, इसी तर्ज तकल्लुम, इसी तर्ज तखातुब पर इनको डी सीट किया जा रहा है? मलिक साहब ने दो लफ्ज तो लिए, नाम लिए कि नाराबाजी हुई है और हुलड़बाजी हुई है। गाली का जिक्र नहीं कर रहे हैं। नंगी गाली किसी मर्द को भी आप दें तो माशरे में बुरा समझा जाता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये जो असेंबली होती है ये पूरे माशरे का ईवान नुमाइंदगान होता है, वहां पर आप खड़े होकर गाली देते हो सर। वो और असेंबली में भी सर कई मर्तबा मुझे थोड़ा सा बोलने दें। और फिर आप खवातीन को गाली दें तो फिर कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है सर। कोई मर्द, चाहे वो भाई है, बेटा है, खावंद है, कोई अपने घर की खवातीन को असेंबली में या सियासत के लिए इसलिए नहीं भेजता कि पराए मर्द खड़े होकर उनको गालियां दें। आप सूबाई वज़रा को, इवन आप सीएम को गालियां देते आपने। अच्छा मुझे बताइए, कहीं पे ये चीज रुकना तो होगा ना इसको? नहीं, कल को आप लोग भी अपोजिशन में आ सकते हैं और ये इक़्तिदार में आ सकते हैं। हम तो अभी ताज़ा स्पीकर आपको उठा के डी सीट कर दिया करेगा, फिर ठीक है। अच्छा, इसका दो जवाब है। एक तो कोई आप पे फिजिकल असॉल्ट कैसे कर सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर अपनी तकरीर कर रहा था और वो किताब जिस तरह उन पे मारी गई है, मेरे भाई मलिक साहब जो है ये अपोजिशन लीडर हैं, इनका काम है ये अपने मेंबरान को कंट्रोल करें। आप प्रोटेस्ट करें, नारा लगाएं, तनकीद करें, बट विद इन सम सर्टेन लिमिट एंड सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड पैरामीटर, और कुछ आइन और तकद्दुस कुछ रखे, कुछ थोड़ी जगह छोड़ दें। हमारी बात करते हैं तो मलिक साहब को मैं जरूर कहूंगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट कहूंगा कि जरा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो रूदात है वो उठा लें। पहले दिन जब मुस्लिम लीग नून की खवातीन हल्फ उठाने गई थी, उनको किस तरह गालियां दी थी, नंगी गालियां। वो तारीख है। सोबिया खान हमारी एमपी है, यकीन करें कि उसके खावंद ने और उसके बेटों ने, जो दो हट्टे कट्टे जवान हैं, उन्होंने कहा कि मां आप सियासत छोड़ दें। आप खुद ऐसे प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि आप दूसरी खवातीन को उन पर सियासत के दरवाजे बंद करते हैं। आपका स्पीकर यहां पर बैठा होता था, कादिर पटेल साहब का बड़ा अच्छा क्लिप आजकल वायरल हुआ है। कहते हैं कैसर साहब आपने तकरीर की पौने घंटा, आपका कोई माइक बंद नहीं हुआ। खुद तो आप और आपने उनका, कादिर पटेल का, कहते बंद करो इसका माइक, बंद करो। आप तो लोगों का गला दबाते थे। तो मेरे ख्याल में मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा ऐसी चीजों को। नारा लगाना, तनकीद करना और जोर से करना, बट विद इन सम सर्टेन पैरामीटर एंड डिसेंसी, वही आपका हक बनता है। बट यू डोंट हैव एनी राइट टू अब्यूज एनीवन, स्पेशली खवातीन। और अगर आप ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं इसको कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा मलिक साहब, ये जो गाली गलोच है ना सर, ये कल्चर ही नहीं, ना पंजाब का, ना खैबर पख्तूनख्वा का, ना बलूचिस्तान का, ना सिंध का, और ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना हमारी रवायात इसकी इजाज़त देती हैं। ख़वातीन को गाली दे देना, वो भी चीफ मिनिस्टर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि सर इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। और अगर ये रुकेगा नहीं तो फिर जाहिर है ये मामला तो आगे चलेगा, फिर तो आपको असम्बलियों के अंदर से लाशें उठानी पड़ेंगी। तो इसको रोकते क्यों नहीं आप? जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। गाली गलोच कोई भी, चाहे खवातीन हो या मर्द हो, गाली गलोच की जस्टिफिकेशन नहीं होती कतन। दूसरी बात यह सर कि मैं एक चीज़ आपको अर्ज करूँ, अख्तियार वली खान साहब को ही मैं ये रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप खुद सारी प्रोसीडिंग मंगवा के देख लें
मेरी स्पीच की भी मंगवा के देख लें, बाद की भी मंगवा के देख लें कि हुआ क्या है। देखिए सर, बात यह है कि एक अपोजिशन है और उस अपोजिशन ने अपनी साइड पे खड़ा होके नारेबाजी की है। किताबें देखिए, बुक्स फाड़ना रिवायत ये भी खत्म होनी चाहिए, लेकिन बुक्स फाड़ना एक रिवायत बन चुकी है और कागज वहां पे फाड़े गए। स्पीकर के डायस पे कोई नहीं चढ़ा, आगे आके बकायदा इनके अपने लोग, दोनों तरफ से मुकाबले में नारेबाजी होती रही। अख्तियार वली खान साहब, अच्छा सर, ये जो दोनों तरफ की वजीर खजाना की तकरीर में जब उनके चेहरे पे किताब मारी गई थी, तो वो आप समझते हैं कि गलत है और ये इल्जाम ही गलत है, कोई किताब नहीं मारी गई? मैं अर्ज करता हूं, दो वाकयात हुए सर, मैं दो वाकयात हुए उसमें। एक हमारे मेंबर पे घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसकी वीडियो हमने स्पीकर साहब को कहा सर निकालें, और एक ये जो बुक फेंकी गई इसकी वीडियो, और वो हमारे मेंबर जो थे उनको, हालांकि उन्होंने बुक ऊपर फेंकी, उन पे आ गई, अब निशाना लगा के मैं आपको ये कह रहा हूं किसी ने भी नहीं उनको मारा, लेकिन उसके बावजूद उनको सस्पेंड किया गया और हमने नाम भी नहीं लिया। हमने कहा ठीक है ये एक्ट हुआ है, अगर स्पीकर साहब समझते हैं। वो पूरे सेशन के लिए हसन मलिक साहब सस्पेंड हुए और हमने पूरा सेशन उसमें शिरकत की। हमने उनका, उस मेंबर का हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और दोनों को, और दूसरे मेंबर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके माफी मांगी ट्रेरी बेंचेस के मुझे गलत फहमी हुई थी, कि हमने कहा वो वीडियो भी देखे। अब सर बात यह है कि वो तो वो खुद आप बेशक ये रिकॉर्ड पे है, अख्तियार वली खान साहब पूछ लें मलिक अहमद खान साहब से। देखिए मलिक अहमद खान जो है वो को पहली दफा तो असेंबली में आए नहीं। ठीक हो, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, आपका नुक्ता आ गया, ब्रेक लेनी है। अख्तियार वली साहब के पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इस किस्म की रवायात चलती रहती हैं, मामलात होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, माफी तलाफी होती रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे बंदे को डी सीट कर दें, फारिग कर दें, क्योंकि एक ऐसी रवायत है कि जो कल को आपके गले पड़ेगी। तो अगर वो माफी मांग रहे हैं तो वो माफ करें उनको, ताकि मामलात आगे बढ़े। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।